नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात हरियाणा की। चुनावों में विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना हर पार्टी का सपना होता है। इसके लिए पार्टियां बंधे बंधाए ढर्रे को कई बार तोड़ती हैं। उसके नतीजे कई बार अच्छे आते हैं और कई बार दाव उल्टा भी पड़ जाता है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। इस सब के बीच कांग्रेस ने राज्य में अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उसकी सरकार बनती है तो राज्य में जाति गणना होगी। जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ही आरक्षण को बढ़ाने और अन्य फैसले लिए जाएंगे। जाति जनगणना का मुद्दा लोकसभा चुनावों में भी था, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला भी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में गठबंधन की सीटें बढ़ी। अब हरियाणा में इसका टेस्ट होना है। कांग्रेस के इसी बड़े दांव का करते हैं यह विश्लेषण। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराने का काम करेगी। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनती है। हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मोदी तो अपनी जगह ठीक है। जो आड़े का मुख्यमंत्री जो बना है ना, उसने काम कुछ नहीं करा। हमारा जो काम बढ़िया करेगा हम तो उसने देंगे। बस हरियाणा में नहीं करा उन कुछ भी। हुड्डा सरकार आएगी तब हमें खुशी मिलेगी मैडम। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। हमने बहुत उम्मीद थी, कट्टर से बनाया थी अब सारे काम करागा भाई, सारी सुविधा देगा। नहीं पानी की सुविधा दी बेटा, नहीं बिजली की दी, नहीं कुछ काम करे, कुछ भी नाम काम करे। या परमिशन हमने कोई दे देना तो हम कट्टर ने पाकिस्तान में छोड़ा वहाँ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चला जा रहा है जाति का दाव। जाटों के साथ ओबीसी साधने का प्लान, कांग्रेस का जातीय गणना का ऐलान। बीजेपी का ओबीसी ब्राह्मण और दलित कार्ड, हरियाणा में तीसरी बार सरकार या हार। जिसके होंगे ओबीसी उसकी बनेगी सरकार। यूपी की तरह हरियाणा में लगेगा बेड़ा पार। हरियाणा की सत्ता पर बीजेपी 10 साल से काबिज है। उससे पहले 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। अब फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की होड़ लगी। लोकसभा चुनाव में वापसी करने वाली कांग्रेस को इस बात का भरोसा है कि इस बार का चुनाव उसके पक्ष में जाएगा। इसलिए पार्टी ने अपने आधार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है, वो है जातीय जनगणना का। कांग्रेस पार्टी इसको लेके ओबीसी वोट बैंक को रिझाना चाहती है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का ये सबसे बड़ा दांव माना जाता है। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र ओबीसी वोट बैंक पर है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया था, जिसका फायदा यूपी और हरियाणा में देखने को मिला था। यूपी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला भी हिट रहा। अब वही दाव हरियाणा में आजमाया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर जातीय गणना कराने का ऐलान किया है। रोहतक से सांसद और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने इसका ऐलान किया। क्या ये हम पूछना चाहते हैं, बैकवर्ड समाज के लिए कहां न्याय हुआ? और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराने का काम करेगी। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनती है और जातिगत जनगणना के अनुसार
के आधार पर ये पहले भी हमने 15% बढ़ाने का काम किया था और इसको आगे पूरा जितना संवैधानिक हक है वो बढ़ाने का काम ओबीसी समाज के लिए हम कांग्रेस पार्टी करेगी। जातीय गणना का कार्ड चलने के पीछे कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक प्लान है। पार्टी ओबीसी को अपने पक्ष में करना चाहती है। अगर कांग्रेस का जातीय गणना का कार्ड चलता है तो उसके साथ विनिंग फॉर्मूला बनता दिखेगा, क्योंकि राज्य में ओबीसी वोट 30% के आसपास है। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जज का 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। किसान आंदोलन के चलते जाट राज्य में बीजेपी सरकार से नाराज हैं। जाटों के राज्य में आबादी 22%। इसका असर लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था, जब कांग्रेस ने राज्य की 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे पहले 2019 के लोकसभा में कांग्रेस का राज्य में खाता नहीं खुला था। बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और यही कारण था कि 31 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करवाई थी और वहीं पर कांग्रेस बड़े विपक्ष की भूमिका में भी आ चुकी थी। और इसी के चलते ही कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही थी। रोहतक से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार हालात बदले। कांग्रेस राज्य में सक्रिय है। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव से पहले अभियान चला रही है। इस रथ यात्रा के आयोजन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी रथ यात्रा नहीं अभियान है, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, और इसके माध्यम से हम पदयात्रा कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। 10 साल भाजपा सरकार में हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया, खुशहाली की पटरी से उतर गया। आज देश में बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1। ऐसे में भाजपा सरकार से हम हिसाब मांग रहे हैं कि हरियाणा में इतनी दुर्दशा क्यों हुई। हरियाणा को बर्बादी के कगार पे इस सरकार ने खड़ा कर दिया और इसीलिए हिसाब मांग रहे हैं। यही हमारा अभियान है। जातीय गण और संविधान का मुद्दा दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी रैलियों में उठा रहे हैं, जिसके काट में बीजेपी की ओर से भी तैयारी की जा रही है। पार्टी को इस बात का एहसास है कि राज्य में जाट उससे नाराज है, इसलिए बीजेपी ओबीसी, ब्राह्मण और दलितों को साधने में जुट गई है। पार्टी राज्य में गैर जाट जातियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि राज्य की सत्ता में तीसरी बार काबिज हो सके। मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। पहले हम हरियाणा के जातीय समीकरण को समझ लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के जातीय दाव का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कैसे दोनों दलों की ओर से विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है।
हरियाणा में जाट सबसे ज्यादा 22%, इसके बाद अनुसूचित जाति दलित लगभग 21%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहीर 5.14%, वैश्य 5%, गुर्जर 3.3%, जाट सिख 4%, मुस्लिम 3.5%। मोदी थी तो अपनी जगह ठीक है। और जो आड़े का मुख्यमंत्री जो बना है ना, उसने काम कुछ नहीं करा। मोदी ठीक है, मोदी ने गलत नहीं बताते, वो ठीक है। कट्टर ने तो हमारे ताई बस नहर दे दे जो कर हम अपने धान पाल लिया, ठीक है, अपने खेत में हम पानी दे लिया, हमारा गुजारा जमींदारा का हो जाए, हमने तो बस उन्नू चाहिए। हमने बहुत उम्मीद थी कट्टर से बनाया जी, अब सारे काम करागा भाई, सारी सुविधा देगा। नहीं पानी की सुविधा दी बेटा, नहीं बिजली की दी, नहीं कुछ काम करे, कुछ भी नाम काम करे। किसान भाइयों की जो जमीन ली है तो उनको ये था कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, कोई कंपनी आएंगी तो बच्चों को काम मिलेगा। हमारे बच्चों को कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है। तो 11 साल से IMT का बुरा हाल करके रखा है। किसानों की जमीन ले लिया, वो खेती जो उनके पास थी वो भी चली गई। 2019 के चुनावों में बीजेपी को हरियाणा में गैर जाट लगभग 74% वोट मिले थे, जबकि 2024 में ये प्रतिशत 48 रह गया। इसके पीछे दलित और ओबीसी वोटर्स का कांग्रेस के प्रति झुकाव माना जा रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी के नेता उत्साहित हैं। अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 में मिले वोटों की बात करें तो 19 में जहां 28% वोट मिले थे, जबकि 24 में यह आंकड़ा लगभग 44% पहुंच गया। बीजेपी 58% से घटकर 46% पर आ गई। कोई नहीं आती लाइट, तो यहाँ तो खट्टर सरकार ने योजना चलाई 24 घंटे बिजली। ना मेरी बेटी की 24 घंटे 6 घंटे भी ना देता दिन रात में, पानी ना पतड़ा ना को क्या है की सुविधा को ना, नाले में राह रोक क्या पड़ा है, ठीक है, बंद होया पड़ा बेटी सब क्यों आमदा अपना धक्का ला रहे हैं। मेडिकल में डांगरा की दवाई मिलती ना बेटी, मनसा की मिलती। दवाइयाँ नहीं मिलती सरकारी अस्पताल मिलती बेटी, कति नहीं मिलती, एक दवाई नहीं मिलती, एक गोली नहीं, बाजार से लो आना पड़ता है, सही स्टोर पर तो लो गाँव में। तो जो सरकारी जो यहाँ पे खुली हुई है डिस्पेंसरी वगैरह, उसमें कहीं दवाई नहीं मिल रही? कोई नहीं मिलती, 2 गोली देंगे चल बढ़। क्या क्या दिक्कत है आपको? जो बेटी हारी से बीमारी कुछ भी है तो अपना फिर प्राइवेट आगे दिखाओ और चल लो। अच्छा, सरकार में कुछ नहीं मिलती, ना डांगरा की दवाई मिलती। अच्छा, हाँ, लिख दे पर्ची पर ले चल ले लिए स्टोर पर, कुछ नहीं मिलता बेटा। और बेटी जिसका आमदनी नहीं है 10 रुपया की हो तो बेटी मरेगा, फिर क्या करेगा। 2014 में बीजेपी ने हरियाणा की 90 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज कर अकेली सरकार बनाई थी। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और अन्य को 9 सीटें मिली थी। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अब की बार जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें झटकी हैं, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मोराल बढ़ गया है और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि 50 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगने का अभियान शुरू कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिलहाल विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो जजपा थी, भाजपा की सहयोगी थी, INLD है, उनका कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा की बनती जा रही है। अब बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जेजेपी का खाता नहीं खुला। अगर जाट वोटर्स की बात करें तो वो कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद नजर आए, लेकिन विधानसभा चुनाव में जाट वोटर्स का बंटवारा कांग्रेस और जेजेपी के बीच होगा। बीजेपी ने भी किरण चौधरी को पार्टी में शामिल कराकर संदेश दिया है, लेकिन असली लड़ाई गैर जाट वोटों की है, जिन्हें रुझाने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुटी हुई है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनती है, जनगणना का मुद्दा जो है, इसको जनगणना जो है हरियाणा के अंदर करवाई जाएगी और इसमें सभी वर्ग, चाहे ओबीसी है, एससी है, 36 बिरादरी को लोगों को उनको पूरा हक देने का काम जो है सरकार द्वारा किया जाएगा। और इसी तरीके से जिस तरह से बिहार के अंदर जनगणना तो करवाई गई, लेकिन नीतीश कुमार जी द्वारा
जो भी काम किया गया उसका जो है वहां पे वंचितों को उनको पूरा कोई हक देने का काम ना तो भाजपा ने ना वहां की सरकार ने नहीं किया। इसी वजह से जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनको सभी लोगों को, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, 36 बिरादरी के जितने लोग हैं, उनको सभी को पूरा हक देने का कांग्रेस की सरकार में काम किया जाएगा। जो इस तरह की राजनीति कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है, जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि देश में लगभग 60 साल से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही है, तब कांग्रेस को जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई और लगातार सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त इस विषय पे कोई बात नहीं की। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, सत्ता लोलुपता में हर वो झूठ बोला जा रहा है जो कांग्रेस की फितरत में है और जिसे कांग्रेस पूरा भी नहीं कर सकती। यही कारण है कि हरियाणा की जनता भी कांग्रेस को उसका असली स्थान दिखाएगी, क्योंकि झूठ को हरियाणा की जनता 100 कोस से पहचानती है। कांग्रेस ने जातीय गणना की घोषणा करके बड़ा दांव चला, तो बीजेपी भी ओबीडी यानी ओबीसी, ब्राह्मण और दलित फॉर्मूले पर काम कर रही। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा में अपनी स्थिति को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी थी। पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाना सबसे बड़ा फैसला था। उनकी जगह नायब सिंह सैनी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो ओबीसी से आते, जबकि ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कृष्णा बेदी को पार्टी महासचिव नियुक्त किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि ये सब नियुक्तियां चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई। बीजेपी ने राज्य में ओबीसी के क्रीमी लेयर के आरक्षण की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की। साथ ही पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में पिछड़ों के आरक्षण को भी बढ़ाया गया। हरियाणा में नहीं करा उन कुछ भी, यहाँ वहाँ करो तक मैंने शक्ल नहीं देखा। ये हरियाणा में बनाता है भाई, आड़े का भी बनी बुझू धोकी सोकी भाई की चीज की दिक्कत है। अड़ा आया नहीं बेटा, वो बन का है और वो नहीं आया यहाँ कति भी। दवाई नहीं है, डिस्पेंसरी है, ये उड़ा सरकार के टाइम पे हमारे यहाँ बन गई थी। उसके बाद इसका कोई आता पता नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है कि भैया के दवाई टाइम पे दवाई प्रोवाइड करवाएं गांव वालों को, वो कहीं इधर उधर ना भागे। गरीब हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, वो कहाँ जाएगा। देखो जी, कहने का मतलब सारा यही है कि जनता अगर किसी को बनाती है तो वहाँ पर आके चेक करना चाहिए उनको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है। अगर नेता यहाँ पर आके ही नहीं देखता तो फायदा क्या है। पड़ी भी एक सरकार तो रिक्वेस्ट है इस कर दे, हमारे बच्चा नौकरी लगा दी, ब्याह जा की है। हरियाणा की राजनीति में जाट और गैर जाट फैक्टर काम करता है। इसी के दम पर बीजेपी पिछले 10 साल से राज्य में राज कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने इसमें सेंध लगाई, वो पार्टी के लिए बड़े राजनीतिक फायदे वाला साबित हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में राज्य की जितनी भी आरक्षित सीटें, उनमें से ज्यादातर पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। इसका सीधा मतलब दलित वोट कांग्रेस में शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से पार्टी को 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली। हाँ, कर्जे माफ करे उड़ाना है और सारा मुआवजा दिया। जो ओले पड़े, चाहे डूबा आई, चाहे कुछ भी हुआ, ये भी गेहूं जल गए। कितने किसी ने कुछ ना दिया, ना कोई सुनाई हो रही। 25 किले गेहूं जल गए, किसी ने कुछ दिया है नहीं। किसी तो गरीब आदमी तो 1 किले वाला तो कति मरिया पड़ा रहेगा, भूखा ही रहेगा पूरे साल।